ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ। अगर मैं हाथ उठा देता हूं तो तब ये कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। मींस ये हो गई नेचुरल लेंथ इसकी, और ये क्या हो गई इसकी मीन पोजीशन। कोई भी मेजरमेंट जो स्प्रिंग के लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे, वो नेचुरल लेंथ से लिए जाएंगे। तो नेचुरल लेंथ से इसका डिस्प्लेसमेंट देखो x0, और फिर हमने क्या किसका x। इस पॉइंट से एग्जैक्टली बेटा यहां से मीन पोजीशन, और एग्जैक्टली इस पॉइंट से बेटा मेरी वेलोसिटी चेंज होती है और मैं वापस कहां आ जाता हूं, अपने मीन पोजीशन पे आ जाता हूं। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों स्प्रिंग को हटा करके मैं एक सिंगल स्प्रिंग का इस्तेमाल करूं और वो इन दोनों के बराबर इफेक्ट शो करे। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 03 लेकर के आए हैं। अब इसके बाद सिर्फ आपके 2 लेक्चर और बचे हैं और उसके बाद ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आप लेक्चर 3 पहले के 2 लेक्चर देखने के बाद ही देख रहे होंगे। और आज की जंग शुरू करने से पहले बस एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, कामयाब होने के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो। चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे कि बेटा हमारा टुडेज गोल क्या है। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पे अपन बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था लेक्चर 2 में कि फेजर डायग्राम का इस्तेमाल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आज इंप्लीमेंटेशन आप कहां देखोगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड में। 2-3 इतने बढ़िया सवाल दिखा दूंगा कि वो बिना फेजर डायग्राम के हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। यहां पे हम कॉम्बिनेशन में पैरेलल में स्प्रिंग लगाएंगे, सीरीज में स्प्रिंग लगाएंगे, और पैरेलल और सीरीज में बहुत सारी स्प्रिंग लगा देंगे, और फिर देखेंगे उनकी कॉम्बिनेशन से टाइम पीरियड क्या आ रहा है। और लास्ट हम देखेंगे क्या बेटा, इसके बिना तो कोई भी लेक्चर हमारा अधूरा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे टाइम पीरियड के और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है बेटा मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब ये मेथड है बेटा, करीबन हमारे 6 स्टेप्स लिखे गए। अब ये 6 स्टेप्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अपनी भाषा में समझ लेते हैं और फिर उसको इससे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सवाल दिया गया कि बेटा ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस दी गई है दैट इज के। क्लियर है? और इसका मास क्या है, एम। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। आपसे ये जो पार्टिकल अभी एसएचएम करेगा उसका क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है। क्लियर है? अभी ये शांति से यहां पे टंगा हुआ है। मैं आपको बेटा एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं। ये हमारी बॉल, सुंदरी रंग बिरंगीन बॉल दोबारा आ जाती है। इस बॉल के पहले भी फायदे बता चुका हूं कि ये बॉल तो है ही, साथ में आवाज भी निकालती है। चलो अब आप बेटा ध्यान से देखो, जिस तरीके से ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक है उसी तरीके से ये इधर पे ऐसा टंगा हुआ है अभी। क्लियर है? अभी बेटा सिचुएशन ये है कि ये अभी स्ट्रेच पोजीशन में है। अगर आप ध्यान से देखो इसको, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ। अगर मैं हाथ उठा देता हूं तो तब ये कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। मींस ये हो गई नेचुरल लेंथ इसकी, और ये क्या हो गई इसकी मीन पोजीशन। तो अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बेटा हमने यहां पे हाथ लगाया हुआ है। क्लियर है? हम यहां से हाथ हटा देंगे तो क्या होगा सर, होने को कुछ नहीं होगा। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स kx। अभी ये पोजीशन हमारे लिए कौन सी पोजीशन है, नेचुरल लेंथ है। क्लियर है? और ये यहां से डिस्प्लेस होकर के नीचे आ जाएगी जहां पे हमारा mg और ऊपर वाली फोर्स kx
एक दूसरे को क्या कर लेगी बेटा, बैलेंस आउट कर लेगी। और यही पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम मीन पोजीशन निकालने थोड़ी आए थे, हम तो टाइम पीरियड निकालने आए थे। तो बेटा ध्यान से सुनो कि टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी अपनी मीन पोजीशन। क्लियर है? मीन पोजीशन बोले तो, मीन पोजीशन बोले तो बेटा वो पोजीशन जहां पे आपकी नेट फोर्सेस क्या हो जाए बेटा, जीरो। तो टाइम पीरियड निकालने का पहला स्टेप कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन पोजीशन। ठीक है सर, ये आ गई हमारी मीन पोजीशन। और इस पोजीशन पे बेटा इसकी फोर्सेस के बारे में लिखो। हमने कहा सर फोर्सेस के बारे में क्या लिखना है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एक्स नॉट ले लेता हूं तो ऊपर क्या लग रही होगी फोर्स के एक्स नॉट, नीचे क्या लग रहा है एम जी। तो फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा के एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या एम जी के बराबर हो जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई सर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है सर, अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा अगला स्टेप देखो, अभी तो ये लटका है ना, अभी ये एसएचएम थोड़ी कर रहा है, रुक जा, हाँ अभी ये एसएचएम थोड़ी कर रहा है। एसएचएम कब करेगा, जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं। देखना, ध्यान से देखना, फिर से देखना, देखो ये देखो, यूं यूं यूं। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको बेटा थोड़ा सा फोर्स लगाया जिससे ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। मतलब जब आप नेट पोजीशन उसकी निकाल लेते हो, अब अगला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप एफ नेट इक्वल्स टू जीरो मीन पोजीशन, दूसरा स्टेप क्या है कि इसको बेटा हमें डिस्प्लेस करना है बाय अ पोजीशन ऑफ एक्स। तो हमने इसको यहां से बेटा डिस्प्लेस कर दिया, कितना, एक्स। क्लियर है? तो अब बेटा यहां पे फोर्स क्या हो जाएगी सर, यहां पे अब नीचे लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होगी, पहले ये डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा x नॉट, अब ये कितना हो गया x, दोनों को मिलाकर के बेटा अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा k x प्लस x नॉट के बराबर। समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है, अब बेटा इस पॉइंट पे इसकी नेट फोर्सेस लिखो। हमने कहा देखो सर इसकी जो नेट फोर्सेस है एफ नेट इक्वल्स टू, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ध्यान से देखो। और बेटा क्योंकि हम लोग यहां पे किसके साथ डील कर रहे हैं, फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं, और फोर्सेस कैसी क्वांटिटी है, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो बेटा ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, क्या नेगेटिव हो जाएगी। तो ऊपर वाली फोर्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का के एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर। क्लियर है बेटा? एफ नेट किसके बराबर होता है बेटा, m इंटू ए के बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स के बराबर। क्लियर है इतना? अब आप ध्यान से देखो, क्या आपने यहां पे अभी अभी लिखा था बिल्कुल कि के एक्स नॉट की वैल्यू mg के बराबर है, तो क्या बेटा यहां से मैं इस mg को रिप्लेस कर सकता हूं और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के एक्स नॉट के बराबर। तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। क्लियर है? अब देखो बहुत बढ़िया सा स्टेप है, क्या ये के एक्स नॉट से ये के एक्स नॉट गुजर गए। अब क्या बचा बेटा आपके पास, सर हमारे पास बचा m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के बराबर। तो a इक्वल्स टू माइनस का k बाई एम इंटू एक्स। याद करो बेटा ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, मतलब हमारा ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, एस एच एम कर रहा है। क्लियर है? जहां पे k बाई एम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा, क्या ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और यहां पे लिख देता हूं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम के बराबर है। तो ओमेगा कितना आ गया बेटा, रूट टाइम्स ऑफ के बाई एम। हाँ या ना? तो सर अभी भी हमने टाइम पीरियड नहीं निकाला है, अब टाइम पीरियड आ गया बेटा, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, बस दिख नहीं रहा है आपको। ध्यान से देखो,
टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ओमेगा ये आ चुका है, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2π अपॉन ओमेगा के लिए क्या आ जाएगा बेटा √k/m। तो यहां से m कहां चला जाएगा ऊपर, k कहां आ गया नीचे, तो टाइम पीरियड आ गया 2π √m/k। ये बेटा आपके इस सिस्टम का क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। क्लियर है? और यही स्टेप्स आपके पीछे लिखे हुए हैं। आप एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम पीरियड निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा कंपटीशन में इसके। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, फाइंड द मीन पोजीशन। इसको देखते जाओ और साथ में रिपीट करते जाओ। ये बेटा क्या है, नेचुरल लेंथ, हाथ हटाया नीचे आया ना, दैट मींस क्यों नीचे आया, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है बेटा mg लग रहा है। क्लियर है? तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या किया, मीन पोजीशन निकाली। आप देख रहे हो ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन थी और ये मीन पोजीशन की हमने इक्वेशन लिखी है। अगला स्टेप देखो, राइट द मीन पोजीशन एंड फोर्स रिलेशनशिप। बेटा इस पॉइंट पे हमने मीन पोजीशन का और फोर्स का रिलेशनशिप भी लिखा था। यहां पे बेटा हमारा क्या आ जाता है, टाइम पीरियड। क्लियर है? अब यही जो स्टेप बाय स्टेप हमने चीजें परफॉर्म करी हैं, इन्हीं को बेटा मैंने लैंग्वेज के टर्म्स में यहां पे लिख दिया है बड़े अच्छे से। और ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मैंने खुद लिखा है, काफी सिंप्लीफाइड वे में लिखा है, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं और आप इस चीज को समझ पाओ। क्लियर है? एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहला स्टेप क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान से देखना। कह रहा है फाइंड द मीन पोजीशन। तो पहला स्टेप क्या है, हमें ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन फाइंड आउट करना है। और आप ध्यान से देखो, क्या बेटा ये नेचुरल लेंथ पे था, हम इसे कहां ले गए, मीन पोजीशन पे। हमने इसकी क्या फाइंड आउट करी बेटा, मीन पोजीशन फाइंड आउट करी। क्लियर है? अगला, राइट मीन पोजीशन एंड फोर्स रिलेशनशिप। ध्यान से देखो, ऊपर क्या लग रहा था बेटा, यहां पे kx0, नीचे क्या लग रहा है mg, और यहां पे हमने क्या देखा था, फोर्स रिलेशनशिप, जो कि हमने यहां लिखा था kx0 बराबर mg के। क्लियर है? अगला, नाउ डिस्प्लेस द बॉडी बाय एन अमाउंट ऑफ x। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, कि ये जो बॉडी है उसको क्या हम मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया था कि नहीं किया था। क्यों किया था, क्योंकि सर यहां पे तो ये ऐसा टंगा हुआ था ना, SHM थोड़ी कर रहा था। SHM कब करेगा, जब इसको हमने क्या किया, x डिस्प्लेस किया, उसके बाद ये क्या करने लगा बेटा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट अगेन द फोर्स रिलेशन अकॉर्डिंग टू अ डिस्प्लेस पोजीशन। ध्यान से देखो बेटा, जब ये डिस्प्लेस कर दिया था तो टोटल लेंथ कितनी आ गई थी, x प्लस x0। तो क्या हमने यहां पे फिर से दोबारा से फोर्स का रिलेशनशिप लिखा था, जब हमने इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है? अगला स्टेप, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाय कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। देखो यहां पे बेटा हमने क्या लिखा, एम ए, फिर एक्सेलरेशन निकाला, और एक्सेलरेशन से यहां पे हमने क्या लिखा था बेटा, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखी थी। क्लियर है? नेक्स्ट, वी नो दैट t इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा, और यहां पे देखो हमने क्या लिखा बेटा, t इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू डाल दी, और ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। क्या आ गया था बेटा, टाइम पीरियड आ गया था। क्लियर है? अब ये चीज क्योंकि बेटा आप लोग पहली बार समझ रहे हो या देख रहे हो, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, पर जब हम इतने सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगी। क्लियर है? तो चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है? ये सवाल ऐसे तो अभी काफी सिंपल है, थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लो बेटा ये हमारी क्या दी गई है, मीन पोजीशन, और हम जानते हैं क्योंकि बेटा ये स्प्रिंग कैसी रखी गई है, हॉरिजॉन्टली रखी गई है, तो हॉरिजॉन्टल में नेचुरल लेंथ ही हमारी मीन पोजीशन होता है।
क्लियर है? इसकी स्टिफनेस कितनी बोल देते हैं? के बोल देते हैं। अभी सब क्वेश्चन में बेटा सेम ही चीज करेंगे। क्या कर रहे हैं यहां पे? हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इस एसएचएम का क्या फाइंड आउट करने वाले? टाइम पीरियड। अभी पहले सवाल बना रहे हैं कि बेटा ये कहां पे? मीन पोजीशन पे। एक काम करते हैं, इसको यहां से हमने क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। एक्स नॉट इसको डिस्प्लेस कर दिया एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, ठीक है, और हमारा डब्बा इधर पे आकर के रुक जाता है। t इक्वल्स टू 0 पे यहां से सारी चीजें शुरू हो रही हैं। यहां क्या लग रही है बेटा? एफ एक्सटर्नल। पीछे क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट के बराबर है। क्लियर है? अब यहां से शुरू होता है। हमने कहा सर देखो, क्योंकि यहां पे ये डब्बा ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो यहां पे दैट मींस फोर्स बैलेंस होंगी। मतलब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट के बराबर होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा। ये कौन सी पोजीशन है बेटा इसकी? जहां पे ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब यहां से हमें क्या करना है बेटा? इसको डिस्प्लेस करना है बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स। तो यहां से अब हम इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्स अमाउंट से, और अब हमारा जो ब्लॉक है वो आ जाता है यहां पे। तो यहां पे कौन लेकर के आया बेटा? यही एक्सटर्नल फोर्स लेकर के आया, और पीछे जो फोर्स लग रही है दैट इज के एक्स नॉट प्लस एक्स। सर ये एक्स नॉट प्लस एक्स क्यों आया? यहां से तो हमने सिर्फ इसे एक्स ही शिफ्ट किया था। ध्यान से सुनो बेटा, हम लोगों ने एनएलएम में भी पढ़ा था और वर्क पावर एंड एनर्जी में भी पढ़ा था कि बेटा कोई भी मेजरमेंट जो स्प्रिंग के लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? वो नेचुरल लेंथ से लिए जाएंगे। तो नेचुरल लेंथ से इसका डिस्प्लेसमेंट देखो एक्स नॉट, और फिर हमने क्या खिसकाया? एक्स। तो एक्स नॉट प्लस एक्स हमने लिख दिया। तो यहां पे फोर्स जो लग रही होगी दैट इज के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब नेट फोर्स लिख दो, तो हम बोलेंगे एफ नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? हमारा आगे क्या लग रहा है? एफ एक्सटर्नल माइनस के ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? आप जानते हो बेटा एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर है? के एक्स नॉट के बराबर है। तो यहां पे लिख देता हूं एफ नेट इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट, और माइनस का क्या? के एक्स आ जाएगा यहां पे। अब ध्यान से बताना क्या बेटा? ये के एक्स नॉट ये के एक्स नॉट कैंसल आउट हो गया। एफ नेट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस का के टाइम्स ऑफ एक्स। दैट मींस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस का के बाई एम हो गया इंटू एक्स। तो यहां से देखो बेटा ये पूरा टर्म किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। दैट मींस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? ये एसएचएम कर रहा है। पहले तो ये निकाल लिया, अब इसका क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो यहां पे हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो t इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा। और यहां पे ओमेगा की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी आ रही है? के बाई एम आ रही है कि नहीं है? तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ये हमारा आ जाएगा क्या बेटा? टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। क्लियर है कि नहीं है? सेम मेन पोजीशन डिस्प्लेस करना है फिर एक्स, और फिर वहां पे नेट फोर्सेस लिखनी है, वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, वहां से ओमेगा मिलेगा। ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू डालनी है। यही स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। चलिए अगले सवाल में देखते हैं, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया बेटा? इसे एक एम मास का ब्लॉक है, उसे एक इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया गया। क्लियर है? आप जानते हो बेटा इस पोजीशन पे इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, और जिस फोर्स से काम है हम उसी को लिखते हैं, वरना फिर ये डायग्राम काफी ज्यादा गंदा दिखने लगेगा। अभी हम मानते हैं बेटा ये कहां पे है? अपनी नेचुरल लेंथ पे है। क्लियर है? ये कहां पे है? नेचुरल लेंथ पे। पर क्योंकि इसके ऊपर बेटा नीचे क्या लग रहा है? दैट इज एम जी
साइन थीटा लग रहा है। क्लियर है? तो ये ब्लॉक कहां डिस्प्लेस हो जाएगा? नीचे की तरफ। क्लियर है? और पीछे क्या लगेगा? मान लो हमारा ब्लॉक कहां आ जाता है बेटा? इस पॉइंट पे आ जाता है डिस्प्लेस होकर के। डिस्प्लेस होकर के मान लो हमारा ब्लॉक इधर पे आ जाता है M, और ये पुरानी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाता है बेटा? x0 शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है बेटा हमारा? mg साइन थीटा लग रहा है। क्लियर है कि नहीं है इतना? मतलब ये पोजीशन अब कौन सी पोजीशन बन जाएगी बेटा? मीन पोजीशन बन जाएगी इसकी। क्लियर है? इक्वेशन क्या लिखेंगे सर? इक्वेशन लिखेंगे हम mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या kx0 के बराबर हो जाएगा? ये हमने किसकी पोजीशन की? फोर्सेस की इक्वेशन लिख ली जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे। अगला स्टेप क्या सिखाया सर आपने? अगला स्टेप सर ये सिखाया है कि यहां से इसको और कितना डिस्प्लेस करेंगे हम? इसको यहां से हम लोग x डिस्प्लेस और करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी सर? एफ नेट की अब जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है? mg साइन थीटा। अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ देखो, मान लो जब हमारा बॉक्स इधर पे पहुंच जाएगा तो अब डिस्प्लेसमेंट x0 प्लस x हो गया। पहले तो सिर्फ x0 था, तो अब पीछे की तरफ क्या लगेगा बेटा? k टाइम्स ऑफ x0 प्लस x लगेगा। x0 क्या है? नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन, और x क्या है? मीन पोजीशन से जो हमने और आगे जाकर के x शिफ्ट किया है। क्लियर है? तो यहां पे एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा बेटा? m इंटू ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या बेटा? के एक्स नॉट के बराबर होती है। तो यहां पे लिख देते हैं बेटा के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट और माइनस का के एक्स। देखो के एक्स नॉट से के एक्स नॉट गुजर गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन m इंटू एक्स। और यहां से बेटा हम देख चुके हैं कि a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ x आ गया। दैट मींस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? एस एच एम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? यहां पे ओमेगा हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो टाइम पीरियड आ गया क्या? 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। क्लियर है? अच्छा सर एक चीज याद आ रही है बहुत जोरों से। क्या सर? यहां पे भी टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहां पे भी टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, सर यहां पे भी टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो आप पता ये सारी चीजें फालतू में करा रहे हो। अब मुझे समझ में आ गया कि टाइम पीरियड हमेशा ही t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही होता है। आप तो ये सब बस अलग अलग चीजों में दिखा रहे हो। तो बेटा इस पॉइंट पे आप लोग बिल्कुल गलत हो। ना मुन्ना ना मुन्ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमेशा ही क्या टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। नहीं, गलत फहमी नहीं पालनी है, गलत फहमी नहीं पालनी है। बार बार बोल रहा हूं बेटा ये टाइम पीरियड बदल जाएगा, हमेशा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि टाइम पीरियड क्या क्या रह सकता है और कब क्या हो सकता है। क्लियर है? चलो अगला एक और सवाल दिया गया बेटा, यहां पे स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से और पुली है। ऐसे सवाल आपने काफी करे हैं एनएलएम में, और बना लेते हैं इसको। अच्छा ध्यान से सुनना, अभी बेटा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? नेचुरल लेंथ है। क्लियर है ना? क्या होगा आप मुझे बताओ?
सर अब ये होगा कि अभी तक तो आपने यहां पे ऐसे हाथ रखा हुआ है तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है। जैसे ही आप यहां से हाथ हटाओगे तो क्या होगा, ये वाला mg नीचे लगेगा और यहां से ये टेंशन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, और यहां से ये टेंशन ऊपर लगेगा और ये स्प्रिंग के एक्स नॉट मान लेते हैं, इस पे स्ट्रेच आ जाएगा। तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा बेटा नीचे की तरफ, मान लो एक्स नॉट शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमारी जो इक्वेशन आ रही है, नीचे क्या लग रहा है बेटा mg, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन t, और ये पॉइंट क्या बन गया बेटा अब हमारे लिए मीन पोजीशन बन गया। पहला स्टेप कर लिया है, पार्टिकल की मीन पोजीशन निकाल लिया आपने। अगला स्टेप क्या है कि जब आपने मीन पोजीशन निकाल ली है ना, उसकी हमें इक्वेशन लिखनी है एनएलएम की, मतलब फोर्सेस की इक्वेशन लिखो। हमने कहा फोर्सेस की इक्वेशन तो ऐसे ही दिख रही है कि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। और यहां पे देखो, यहां पे क्या टेंशन के एक्स नॉट के बराबर है, और बोल दूंगा सर देखो टेंशन किसके बराबर है, के एक्स नॉट के बराबर है। टेंशन दोनों में सेम है, तो एक काम कर सकते हैं सर, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि के एक्स नॉट किसके बराबर है, mg के बराबर है। हमने कहा हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे mg और के एक्स नॉट के बीच में क्या आ गया बेटा, रिलेशनशिप आ गया है। क्लियर है? अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप हमारा ये है कि इसको हमें x शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है, x शिफ्ट करना है। तो x शिफ्ट करने से क्या होगा बेटा, नीचे क्या लग रहा है हमारा mg, ऊपर क्या लग रहा है बेटा टेंशन, पर क्या ये टेंशन के एक्स नॉट के बराबर है। और अगर आप x खिसका दोगे इसको तो बेटा ये वाली भी लेंथ किसके पास जाएगी, स्प्रिंग के पास ही तो जाएगी। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, के एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर, क्योंकि टेंशन किसके बराबर है, के एक्स नॉट के बराबर है। यहां पे भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट में बेटा टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर, और फिर आप इसे इक्वेट कर दो mg के, बात तो बराबर है। क्लियर है? तो ऐसे में ही बेटा यहां पे हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया x, और अब इसकी इक्वेशन लिखने वाले हैं। जल्दी से लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू क्या mg माइनस का के एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, एफ नेट किसके बराबर आ गया, m इंटू ए के बराबर, mg की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, के एक्स नॉट के बराबर है। वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, के एक्स नॉट माइनस का के एक्स नॉट प्लस का क्यों आएगा भाई, माइनस का के एक्स, इससे ये गुजर गए, एम ए इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x, दैट मींस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है सर, ये SHM कर रहा है। क्लियर है? और इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ k बाई एम। क्लियर है? तो यहां से बेटा टाइम पीरियड क्या आ गया सर, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। सर क्या हुआ सर, देखो मैं कह रहा हूं आप अभी मान नहीं रहे हो, अब बाद में देखना खुद कहोगे कि यही आएगा। पीछे इतने सवाल कर लिए, देखो यहां पे भी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहां पे भी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहां पे भी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सर टाइम पीरियड तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आता है। नहीं, अभी भी मैं कहूंगा बेटा नहीं होता है ऐसा, पर ऐसा कब होता है अब वो जान लो। अब वो घड़ी आ गई है कि बेटा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये टाइम पीरियड आपको हमेशा तब मिलने वाला है जब फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है, इफ अ कांस्टेंट फोर्स acts on a spring block system then the time period remains constant। यहां पे बेटा कांस्टेंट आ जाएगा,
कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर होती है। क्लियर है इतनी बात? तो सर एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पे टाइम पीरियड या फिर फोर्स हमारी कांस्टेंट ना हो। अभी तक तो बेटा यहां पे सारी फोर्सेस कैसी थी बेटा? कांस्टेंट फोर्स थी। क्लियर है? पर अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताने वाला हूं जहां पे हमारी फोर्सेस क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। मान लो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखना। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। सेम चल रहा है बेटा। क्या करना है हमें? फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। ठीक है सर, निकाल लेंगे। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या हो रहा होगा? पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टी। यहां पे क्या लग रहा है सर? टेंशन टी। और यहां पे क्या पास हो रहा होगा? टी और 2t मिला करके, टी और टी मिला करके 2t। और ऊपर क्या लग रहा है बेटा? ऊपर हमारी लग रही है यहां पे स्प्रिंग फोर्स, दैट इज के एक्स पी लिख लेते हैं बेटा, पुली से जोड़ा हुआ है। क्लियर है? अभी हाथ रखा हुआ है आपने, जैसे ही यहां से हाथ हटाया, जैसे ही यहां से हाथ हटाया, ये कहां आ जाएगा बेटा? नीचे। और मान लो ये कितना नीचे आ गया? एक्स नॉट नीचे आ गया। क्लियर है? तो अब आपको बताना है कि फोर्स क्या रहेगी। ध्यान से सुनना, अब मजेदार हो गया सवाल। मास कहां पहुंच गया? यहां पे। मैंने कहा सर आपने हाथ हटाया तो नीचे तो क्या लग रहा होगा? एम जी। ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा? टेंशन टी। क्लियर है? तो एक इक्वेशन तो इसकी लिखी हुई है कि T इक्वल्स टू एम जी के बराबर है। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन यहां पे है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखो, कि 2t इज इक्वल्स टू के एक्स पी। एक्स पी का मतलब यह है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन पुली। अब यह सवाल पहुंच जाता है कहां पे? हल्का सा कंस्ट्रेन मोशन पे। याद करो बेटा, एक रिलेशनशिप है हमने पढ़ा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज पुली इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो कंस्ट्रेन मोशन का। क्लियर है? तो ये पुली का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो मैं लिख देता हूं एक्स पी इज इक्वल्स टू, बेटा इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट इज एक्स नॉट। अच्छा, ये स्ट्रिंग तो इधर पे है और ये पॉइंट कैसा है बेटा? ये पॉइंट सर ये तो फिक्स्ड हो गया। और जब पॉइंट फिक्स्ड होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? 0/2। तो यहां पे x ऑफ पुली इज इक्वल्स टू x नॉट बाय 2। आपका रिलेशनशिप किस किस के बीच में आ गया बेटा? पुली के बीच में और इस x नॉट के बीच में आ गया। क्या बेटा इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? तो यहां पे इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? 2t इक्वल्स टू के एक्स नॉट बाय 2। तो यहां से बेटा टेंशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? के एक्स नॉट अपॉन 4 के बराबर। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे बेटा किसकी वैल्यू आ गई? टेंशन की। ठीक है? आपने अगला क्या पढ़ा है कि सर जैसे ये वैल्यू आ गई हमारी और ये वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर भी है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि के एक्स नॉट बाय 4 के बराबर हो गई ये वैल्यू एक्स नॉट के टर्म्स में। अब इसको क्या डिस्प्लेस किया बेटा? यहां से इसको हमने x और डिस्प्लेस किया। अब x और डिस्प्लेस करेंगे तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? सर नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर जो टेंशन है जिसकी वैल्यू है t इक्वल्स टू एक्स नॉट बाय 4, इसमें ये x और ऐड हो जाएगा। तो टेंशन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा डिस्प्लेस करने के बाद? दैट इज के एक्स नॉट प्लस एक्स अपॉन 4 के बराबर। क्लियर है? इसे आप क्या बोल सकते हो बेटा? टी डैश बोल सकते हो। अब इक्वेशन लिखो क्या आएगी? सर अब इक्वेशन आ जाएगी एफ नेट इक्वल्स टू, नीचे क्या लग रहा है बेटा? एम जी माइनस ऊपर क्या लग रहा है बेटा? टी डैश, जिसकी वैल्यू है के एक्स नॉट प्लस एक्स अपॉन 4 के बराबर। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा इसको अगर मैं खोल दूं
यहां पे क्या आ जाएगा, m इंटू ए इक्वल्स टू एम जी माइनस के एक्स नॉट अपॉन 4 और माइनस का के एक्स अपॉन 4। क्लियर है? यहां पे देखो बेटा, एम जी की वैल्यू क्या के एक्स नॉट अपॉन 4 के बराबर है, यहां पे लिख देते हैं m इंटू ए इक्वल्स टू के एक्स नॉट अपॉन 4 माइनस के एक्स नॉट अपॉन 4 और माइनस का के एक्स अपॉन 4। बेटा इससे ये गुजर गए, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m को नीचे भेज दो तो माइनस का के एक्स अपॉन 4m के बराबर। अब कुछ अलग आ रहा है। क्लियर है? यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं, यहां पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू बेटा माइनस का k अपॉन 4m की वैल्यू इंटू एक्स। ये टर्म क्या हो गया बेटा आपके लिए, ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो यहां से लिख सकता हूं a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x। यहां पे क्या आएगा बेटा, x आएगा स्क्वायर ऑफ x, दैट मींस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। टाइम पीरियड बताओ सर, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस बार ओमेगा किसके बराबर है बेटा, 4m बाई के बराबर है, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m अपॉन के। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से आप बिल्कुल दूर कर दो कि टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के आता है। नहीं, वो सिर्फ तब आएगा बेटा जब फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहां पे देखो फोर्स हमारी वेरिएबल थी कि नहीं थी, अब वेरिएबल है तो टाइम पीरियड अलग आएगा। क्लियर है? फोर्स कांस्टेंट है तो सेम आएगा। अब मेरे हिसाब से ये दोनों बातें क्लियर हो जाएगी, कब टाइम पीरियड आपका सेम है, कब अलग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा मैंने अभी आपके लेक्चर के स्टार्टिंग से पहले बोला था कि अभी मैं दो बहुत गजब के सवाल कराने वाला हूं, और ये सवाल आपके बिना फेजर डायग्राम के नहीं हो सकते हैं। और अच्छा सुनो, गजब से आप ये मत समझना कि सर नहीं आपने क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। नहीं, डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ाया है। क्लियर? डिफिकल्टी लेवल सेम है, बहुत मॉडरेट है। बस एक विजन अलग चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब आपको पहले लग रहा होगा फेजर डायग्राम ऐसा अलग से कहां इस्तेमाल होगा, तो बेटा इस जगह फेजर डायग्राम इस्तेमाल होगा, और फेजर डायग्राम का बढ़िया इस्तेमाल मैं दिखाऊंगा कि हमने कल इतना समय दिया तो दिया क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत थी, यहां जरूरत थी। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखना बेटा इस सवाल में क्या हो रहा है। ये है अपने मीन पोजीशन पे, ध्यान से सुनना, बढ़िया सा सवाल है। ये अपने मीन पोजीशन पे मैंने इसको क्या किया बेटा, कंप्रेस किया। ठीक है, अब इधर से क्या ये वापस जाएगा। ठीक है, ये वापस जैसे ही जाना शुरू करता है मीन पोजीशन तक आता है। मीन पोजीशन से इसे कहां तक जाना है, प्लस ए तक। अब पर प्लस ए तक वो नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, कि बीच में एक दीवार खड़ी है। याद है वो अंबुजा सीमेंट की, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो ये वॉल है किसकी है, अंबुजा सीमेंट की वॉल है। तो हो क्या रहा है, ये इधर से तो माइनस ए तक दब रहा है, पर इधर तक बेटा प्लस ए तक नहीं जा पा रहा है। कहां तक जा रहा है, √3a/2 तक जा रहा है। तो ये करेगा क्या, देखना, इधर तक तो पूरा दबा, पर इधर से इतना ही दब रहा है, इधर से पूरा दब रहा है, पर इधर से इतना ही दब रहा है। क्लियर है? आपसे पूछा क्या गया, फाइंड टाइम पीरियड of this oscillation। इस ऑसिलेशन का आपसे टाइम पीरियड पूछा गया। ठीक है, देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको करके बताता हूं। देखना, जैसे ये बॉल है, ठीक है, अभी ये बॉल कहां पे बेटा, मेन पोजीशन पे। इसको अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं तो ये देखो प्लस ए से माइनस ए बहुत आराम से जा रही है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर इसी के बीच में थोड़ा मैं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दूं, मान लो ये वॉल,
तो क्या कर रही है, इधर से तो पूरा जा रही है, एक साइड तो पूरा जा रही है, पर इधर पे ये वॉल आ गई तो ये इधर ही से पलट के इसके पास से जा रही है। क्लियर है? तो टाइम पीरियड में क्या आ गया बेटा, चेंज आ गया। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही सेम ये तो इधर तक तो माइनस ए तक जा रही है, पर इधर बेटा प्लस ए तक नहीं जा पा रही है। कहां पे, √3a/2 से वो पलट के वापस आ रही है। क्लियर है इतना? चलिए अब एक बात बेटा ये ध्यान देना कि यहां पे e की वैल्यू क्या है, 1। e क्या होता है बेटा, e होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है? मतलब कि अगर मैं इस वॉल से टकरा रहा हूं v वेलोसिटी से, तो मैं इसी इंस्टेंट पे इससे टकरा के वापस भी v ही वेलोसिटी से आ रहा हूं। क्लियर है? वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा होगा। चलो तो हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली हमने क्या किया, डब्बे को कंप्रेस किया यहां पे एट t=0, ये मास m है, और वापस ये टकरा के यहां पे आ जाए, उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। क्लियर है? इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना फेजर डायग्राम। इसी दिन के लिए हमने ये फेजर डायग्राम सीखा था। क्लियर है? थोड़ा बड़ा कर लेते, बढ़िया। और ये क्या बना लेते हैं बेटा, अंदर की एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी एक्सिस हो गई, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारा बेटा लाइन हो जाएगा। तो यहां से ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा, +a का। ये वाला पॉइंट किसका हो जाएगा बेटा, -a का। और ये हमारे लिए क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई। इसमें कोई दिक्कत है? अभी ध्यान से देखो, क्या मैं बेटा -a से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा हूं अभी, यहां पे t=0 पे। मतलब फेजर में बनाऊंगा तो मैं एग्जैक्टली इस पोजीशन पे हूं, और v वेलोसिटी से कहां की तरफ जा रहा हूं बेटा, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा हूं। क्लियर है? यहां पे देखो तो -a से कहां की तरफ जा रहा हूं बेटा, मैं मीन पोजीशन तक जा रहा हूं। तो -a से मीन पोजीशन तक तो आराम से जा रहा हूं, मतलब ये डिस्टेंस या फिर ये फेस कितना है, π/2। ये तो मैंने पूरा कवर कर लिया। क्लियर है? यहां पे मैं +a तक नहीं जा पा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं बेटा, √3a/2 तक जा पा रहा हूं। तो मेन पोजीशन से √3a/2 का डिस्टेंस कितना होता है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि बेटा √3a/2 साइन में कहां पे आता है, 60 पे आता है। और 60 को अगर रेडियन में लिखोगे तो उसे हम क्या लिखते हैं बेटा, π/3। मतलब ये मेन पोजीशन से π/3 तक जा रहा है और उधर ही से पलट के ये वापस आ जाता है। मतलब यहां से मान लो बेटा π/3 ये वाला पॉइंट है, तो मेन पोजीशन से π/3 तक तो मैं जा रहा हूं v वेलोसिटी से। ये एंगल कितना हो गया बेटा, π/3। पर जैसे ही इधर पे जाता हूं, इसको बेटा अगर डॉटेड लाइन से मैं नीचे ड्रॉप करूं, ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, √3a/2। तो मैं जैसे ही इधर तक जाता हूं, इधर से पलट के मैं वापस आ जाता हूं। दैट मींस इस पॉइंट से एग्जैक्टली बेटा यहां से मीन पोजीशन, और एग्जैक्टली इस पॉइंट से बेटा मेरी वेलोसिटी चेंज होती है और मैं वापस कहां आ जाता हूं, अपने मीन पोजीशन पे आ जाता हूं। क्लियर है बेटा? इसको इस पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, π/3। क्योंकि यहां से यहां तक का अगर π/3 है तो इधर से इधर तक का कितना होगा, सेम π/3 तो होगा। तो हमारा पार्टिकल फिर से π/3 चलता है, मीन पोजीशन पे आ जाता है, और मीन पोजीशन से वापस इस पॉइंट पे आ जाता है। दैट मींस π/2। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि हमारा इतना पार्ट बेटा, पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा है। ये वाला जो पार्ट आ गया, ये क्या लिख दूंगा बेटा, नॉट ट्रैवलिंग। इतना तो पार्ट ये क्या नहीं कर रहा बेटा, ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर देखूंगा थीटा, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, π/2 कितना हो गया, पाई हो गया। और यहां पे बेटा √3 और π/3 और π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3।
एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5π/3। हमें निकालना क्या था बेटा, टाइम पीरियड। तो आपको मैंने सिखाया है टी को हम कैसे लिखते हैं बेटा, इसकी टांगों को जोड़ दो। तो ये तो हो गया कितना बेटा, 5t, और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये क्या आ गया बेटा, अपॉन 6। क्लियर है। और यहां पे क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड मैंने सिखा दिया है, t इक्वल्स टू 2π√m/k होता है। तो यहां पे लिख देते हैं t इक्वल्स टू 5/6, और यहां पे आ जाएगा इनटू 2π√m/k। ये बेटा इस ऑसिलेशन का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल सा। बस आपको फेज में ये देखना है कि कितना एंगल वो ट्रैवल नहीं कर रहा है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा और बढ़िया सवाल है। क्लियर है, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल बेटा देखते रहने चाहिए। ये वैरायटी है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितनी डिफरेंट वैरायटी हो सकती है, वो एक बार अगर हम पूरा कर लें तो सारे सवाल हमारे साथ बहुत आसानी से लग जाते हैं। इस सवाल में देखना क्या हो रहा है बेटा, ये एक स्प्रिंग दी गई है और ये एक मास है, और ये स्प्रिंग और मास नॉट फिक्स्ड है। मतलब ये ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, ये ब्लॉक क्या करेगा, मान लो इधर पे कंप्रेस कर दिया, यहां पे आ गया ये ब्लॉक। कब आ गया, t इक्वल्स टू 0 पे आ गया। इसको बिल्कुल दबा दिया स्प्रिंग को। स्प्रिंग क्या करेगी बेटा, फोर्स लगाएगी। तो यहां से जब दबा दिया, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, हम वापस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, एग्जैक्टली ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे मेरा इस स्प्रिंग से कांटेक्ट छूट जाएगा। क्यों छूट गया, क्योंकि ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है बेटा, नेचुरल लेंथ है। क्लियर है, ये इसकी कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटा, मीन पोजीशन का पॉइंट आ जाएगा। मतलब यहां से मीन पोजीशन से माइनस ए से कहां तक जा रहा है बेटा, मीन पोजीशन तक जा रहा है। क्लियर है, अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, मीन पोजीशन तक, जहां तक वो फोर्स लगाएगा। अब इसके बाद बेटा कांटेक्ट हट गया, कांटेक्ट हट गया तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा, और फिर जैसे ही इधर पे पहुंच जाएगा, अब ये इस स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा करेगा करेगा, मैक्सिमम यहां तक दबाएगा, और इसके बाद ये फिर स्प्रिंग यहां से यहां पे इसको धक्का दे देगी। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। देखना, यहां पे हमने स्प्रिंग को दबा दिया, अब देखना यहां से शुरू हो रहा है सब कुछ, यहां पे स्प्रिंग लगाएगी, यहां तक आ गया, और सट करके बिल्कुल यहां तक आया। क्यों, यहां से यहां तक बेटा स्प्रिंग ही नहीं है, यहां से यहां तक स्प्रिंग नहीं है, तो ये किससे जाएगा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यहां से फिर स्प्रिंग आ गई तो फिर हम इसे कंप्रेस करेंगे, और फिर ये कहां देगा बेटा, यहां पे धक्का देगा। क्लियर है, मतलब यहां से यहां तक के टाइम पीरियड को क्या मैं T1 बोल दूं, जहां पे स्प्रिंग काम कर रही है। स्प्रिंग यहां से काम नहीं करेगी बेटा, क्यों नहीं करेगी सर, क्योंकि यहां पे उसकी नेचुरल लेंथ है, ये दोनों फिक्स्ड है नहीं, तो कांटेक्ट में तो रहेगा नहीं। अगर कांटेक्ट में रहता तो चलो ये खींच के से वापस ले आता, पर ये अगर इसे फेंक देगा तो वापस लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहां से यहां तक क्या होगा बेटा, टाइम T2 बोल देते हैं, जब वो इस लेंथ को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर करने वाला है। और आप ध्यान से देखो बेटा, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी किसके बराबर होती है, a इंटू ओमेगा के बराबर होती है। तो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाला है ये एल लेंथ, a ओमेगा से ट्रैवल करने वाला है। और जैसे ही इधर पे पहुंचा, अब ये क्या करेगा, इस स्प्रिंग को दबाएगा। इस स्प्रिंग को दबाएगा तो बेटा यहां पे ये किससे जाएगा, v वेलोसिटी से जाएगा, और ये मैक्सिमम यहां तक इसको दबाएगा, और इधर से ये वापस हो जाएगा। तो ये वाला टाइम पीरियड कौन सा कहलाएगा बेटा, T3। क्लियर है इतनी बात। तो आपसे पूछा क्या गया, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन।
इस ऑसिलेशन का क्या पूछा गया बेटा, टाइम पीरियड पूछा गया कि टाइम पीरियड कितना है। क्लियर? ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर T1 की बात करें तो T1 कितना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, पहले हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि ये हमारी मीन पोजीशन होती है, ये होता है -a और ये क्या होता है हमारा +a। अगर हमारा डब्बा -a से मीन पोजीशन तक जाता है तो क्या ये डिस्टेंस π/2 होता था कि नहीं होता था। तो यहां से बेटा -a से ये वाला पॉइंट क्या है, मीन पोजीशन, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा हमारे पास π/2। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर लिखें तो दैट इज इक्वल्स टू π/2 और टाइम अगर लिखेंगे दैट इज T/4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और T को क्या लिख सकते हो बेटा, अभी आपने सीखा कि सर ये तो हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू 2π√m/k के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्लियर है इतना। अब देखो T2 की अगर बात करूं तो बेटा यहां पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने वाला है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस, ये जो L है, अपॉन स्पीड जो कि V है। V की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, A इंटू ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, L/A इंटू √m/k। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, आपकी T2 की आ गई। T3 को देखो यहां पे सेम जैसा सिचुएशन बेटा -a से मीन पोजीशन ये है, वैसी सेम सिचुएशन ये कहां से है, मीन पोजीशन से +a तक है। अगर बेटा यहां से यहां तक π/2 है तो यहां से यहां तक भी तो कितना है, π/2 ही है ना, सेम ही है। तो यहां पे लिख सकता हूं T3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज, ध्यान से देखो कितनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूं पहले, दैट इज π/2। तो यहां पे T3 कितना आ जाएगा, दैट इज T/4 के बराबर। टाइम पीरियड पता है क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा 1/4 2π√m/k। पर ये टाइम कहां से कहां तक है, आपका यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम पीरियड है। अगर सेम सिचुएशन में ये वापस जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दूं, 2 का, तो आ जाएगा हमारा टाइम T इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3, और इसमें बेटा मल्टीप्लाई किसका कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा ×2। क्लियर, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा T इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 इंटू 2π√m/k, ये T1 लिख लिया आपने। T2 कितना है बेटा, दैट इज L/A √m/k, बहुत बढ़िया। T3 कितना है, ये आ जाएगा बेटा +1/4 2π√m/k, और इस पूरे में मल्टीप्लाई आप किसका कर देना, 2 का कर देना, और ये आपका टाइम पीरियड होगा। क्लियर है। इस तरीके के भी बेटा हमारे पास सवाल आते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए, मेरे ख्याल से आसान था सवाल, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा एक और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से जो आता है, और इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, इसमें बेटा एक इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतनी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको बिना पेन चलाए आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। क्लियर है, बिना सोचे समझे। क्लियर है, बस जो बताऊंगा एंड में उसको अच्छे से फॉलो करना। स्टार्टिंग बेटा मैं इसकी इससे करूंगा कि स्टार्टिंग में मैं पूरा आपको कंसेप्चुअली बताऊंगा कि चीजें काम कैसे करती है। ध्यान से सुनना, हमसे कहा गया है फाइंड डेल मिनिमम। डेल मिनिमम मतलब बेटा कंप्रेशन या डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। फाइंड डेल मिनिमम सो दैट लोअर ब्लॉक लीव्स कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ये बेटा इस ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दे, डेल मिनिमम की वैल्यू बताओ। सर ये कैसे हो रहा है, देखो, क्या आप इतना इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर मैं इसको इस तरीके से दबाऊं, इसको इस तरीके से दबाऊं और हाथ हटा लूं, क्या ये जंप करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा बेटा, ये
जंप करेगा कि नहीं करेगा? क्या अगर मैंने इसको ऐसे दबा दिया, हाथ हटा दूंगा, तो ये क्या करेगा? जंप करेगा। क्लियर है? और जैसे ये जंप करेगा तो इसका और इसका कांटेक्ट क्या हो जाएगा? छूट जाएगा आपस में। पर ये हमें मिनिमम बताना है। आप तो कहोगे सर पूरा इसे जोरों से दबा दो यहां तक और हाथ हटा दो तो ये तो अपने आप जंप कर जाएगा। आपसे क्या पूछा गया? मिनिमम वैल्यू पूछी गई है कि कितना कम से कम दबाएं कि ये कांटेक्ट आपस में छोड़ दे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो और ये बताओ कि अभी ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो आप कहोगे सर ये तो अभी वर्टिकल स्प्रिंग है। और वर्टिकल जब स्प्रिंग रहती है बेटा, तो ये जो पोजीशन रहती है ये हमारी कौन सी पोजीशन रहती है? मीन पोजीशन, हाँ या ना? और इसके ऊपर हमारी कौन सी रहती होगी? दैट इज नेचुरल लेंथ। मतलब ये जो डिफरेंस है ये नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन के बीच का है। कैसे लिखेंगे बेटा इसको? देखो, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? अगर इस डिफ्लेक्शन को मैं x नॉट मान लूं तो ऊपर आ जाएगा बेटा kx नॉट। और मीन पोजीशन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा? kx नॉट इक्वल्स टू mg। तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? mg अपॉन k के बराबर आ गई। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब यहां पे x की वैल्यू ये कितनी है बेटा? mg बाय k, ये वाला डिफरेंस। क्लियर है? इसको अब यहीं पे छोड़ दो। क्लियर है? अब वापस इस पॉइंट पे आओ। आप क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का कांटेक्ट ना रहे। अगर इन दोनों का कांटेक्ट ना रहे तो एक काम करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। हमने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा सर देखो, नीचे तो लग रहा होगा mg, दैट मींस 3mg। और क्योंकि ये कांटेक्ट में है तो ऊपर आ रहा होगा एक नॉर्मल और प्लस हम इसे कंप्रेस करेंगे तो एक स्प्रिंग फोर्स आ रहा होगा जिसकी वैल्यू kx के बराबर होगी। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा बेटा इसकी? दैट इज n प्लस kx इक्वल्स टू 3mg के बराबर। क्लियर है? आप चाहते हो कांटेक्ट ना रहे, दैट मींस कि नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3mg बाई k। क्लियर है? तो सर क्या यही डेल मिनिमम है? ना, ये डेल मिनिमम नहीं है। क्लियर है? मैं आपको बार बार समझाता हुआ आ रहा हूं कि बेटा डेल मिनिमम या कोई भी लेंथ स्प्रिंग के केस में हमेशा मेजर कहां से की जाती है? नेचुरल लेंथ से की जाती है। कहां से की जाती है? नेचुरल लेंथ से। तो आप जब डेल मिनिमम निकालोगे तो आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी डेल मिनिमम की, दैट इज इक्वल्स टू, एक तो बेटा ये आएगा डिफरेंस, दैट इज mg बाई के, और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये वाला डिफ्लेक्शन, दैट इज 3mg बाई के। तो आपकी डेल मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज इक्वल्स टू 4mg बाई के बराबर। ये बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मतलब आपको इसको कितना दबाना पड़ेगा बेटा? 4mg बाई के, क्योंकि यहां से यहां तक 3mg बाई के प्लस mg बाई के, तब जाकर के ये अपना कांटेक्ट छोड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना कि सर अभी आप कुछ बात कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक बताने की, तो हम तो उसी का इंतजार कर रहे थे। हमने तो आपने ये क्या बताया उस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है चलो शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं बेटा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट ट्रिक। और सबसे बढ़िया बात इसकी पता क्या है? भले कोई और धोखा दे के चला जाए पर ये ट्रिक धोखा नहीं देगी। मतलब आप किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे ये ट्रिक लगा सकते हो। क्या है कि जब भी आपसे डेल मिनिमम पूछा जाएगा तो आप क्या करो बेटा? सम ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय जी और डिवाइड कर देना के से, वही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इतना ही करना है बस, और ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। सम ऑफ मास मतलब mg और 3m
मतलब डेल मिनिमम इक्वल्स टू बेटा m प्लस 3m इंटू जी अपॉन के। तो डेल मिनिमम कितना आ गया 4mg बाई के। लो आ गया। इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी मासेस हो, क्लियर है। मान लो यहां पे आपको दिया गया है 2 kg, यहां पे दिया गया है 5 kg, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 7, तो 7mg बाई के ही आंसर होगा। चाहे तो करके देख लेना, क्लियर है। बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर आपको इस तरीके से बेटा समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, और नहीं आया हो तो और ही ज्यादा बढ़िया है। आप आराम से ये ट्रिक लाओ, लगाओ और 4 नंबर अपने घर लेकर के आ जाओ, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज समझ में आ गई होगी। कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि कितना कंप्रेस करें जिससे कि ये कांटेक्ट छूट जाए, आप यही याद रखना, सम ऑफ मासेस इनटू जी डिवाइडेड बाय के, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी मेथड। सर ये एनर्जी मेथड क्या है? देखो अभी आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का मेथड निकाला है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं उसके स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप क्या है कि हमें मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें उस मीन पोजीशन के अबाउट उसकी फोर्सेस की इक्वेशन लिखनी है। तीसरा स्टेप क्या है, उसको डिस्प्लेस करना है बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स, और जैसे ही एक्स डिस्प्लेस करेंगे उसकी उस मोमेंट ऑफ टाइम पे फोर्सेस की वैल्यू लिखेंगे। जैसे ही वो लिख देंगे उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन से ओमेगा, ओमेगा को कहां रखेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा में रखेंगे, और यहां हमारा टाइम पीरियड आ जाता है। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा एक और फॉर्म की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, एनर्जी मेथड। सेम है, सेम टाइम पीरियड आएगा, ऐसा नहीं है कि उससे अलग आ रहा है और इससे कुछ अलग आएगा। क्लियर है, सेम ही आंसर आएगा। चलो देखते हैं। मान लो बेटा ये मास दिया गया है और स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी दी गई है, के, ठीक है। हमने इस मास को बेटा x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया है, और ये मास पहुंच जाता है इधर पे। जब इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका x, ठीक है। हमसे कहा गया इस मोमेंट ऑफ टाइम पे तुम इसकी एनर्जी लिख करके बताओ। क्या लिख के बताना है, एनर्जी। हमने कहा ठीक है सर, इस मोमेंट पे क्या होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, और पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके अलावा थोड़ी कोई तीसरी एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो लिख दी हमने एनर्जी। हमने कहा ठीक है। अब जैसे ही आपने एनर्जी लिख दी है, अब इसे कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे लिख देते हैं बेटा हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, सर कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 2v dv अपॉन dt हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहां पे, 2x dx बाई dt हो जाएगा। यहां पे देखो 2 से 2 गुजर गए, 2 से 2 गुजर गए। क्लियर है। यहां क्या बचा बेटा, यहां पे लिख देते हैं, यहां बचेगा बेटा mv, और अगर आपको याद हो dv बाई dt क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। तो इसको लिख सकता हूं 0 इक्वल्स टू एम वी ए के बराबर, प्लस यहां पे देखोगे तो बेटा के एक्स dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये हो जाएगा के एक्स इंटू वी के बराबर, v कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू वी एम ए प्लस के एक्स के बराबर। v को बेटा नीचे भेज दो तो ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू एम ए प्लस के एक्स। के एक्स को इस साइड भेज देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा,
एम ए इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। क्लियर है? और अब तो बेटा इसके बाद के स्टेप आपको रटी गए हैं कि ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। टाइम पीरियड निकाल लें? हाँ सर बिल्कुल निकाल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं बेटा हम लोग। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो t कितना होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को रखोगे तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। ये बेटा हमारा क्या आ जाता है, टाइम पीरियड। क्लियर है? मतलब जो टाइम पीरियड हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से या फंडे से आ रहा था, वही सेम हमारा एनर्जी मेथड से आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला बेटा सवाल क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनना। A mass m is attached to a spring. It performs a SHM with time period 2 seconds. हमारे पास एक बेटा स्प्रिंग दी गई है और उससे मास अटैच्ड है, और इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। क्लियर है? और ये दिया कितना है, 2 सेकेंड, तो लिख लेते हैं 2 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है, इफ m इज इंक्रीज बाय 2 kg, इस m को हमने 2 किलो से बढ़ा दिया, तो क्या लिख देता हूं बेटा, यहां पे लिख देता हूं प्लस 2 kg। ये कलर वैसे दिखता नहीं है तो इसे हटा ही देता हूं मैं, बढ़िया वाला कलर लिखते हैं, वाइट ही बढ़िया है। तो यहां पे क्या लिख दिया बेटा, प्लस 2 kg। और जैसे ही इसे 2 kg से बढ़ा दिया, पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड, तो हमारा टाइम पीरियड कितने से बढ़ जाता है बेटा, 1 सेकेंड से बढ़ जाता है। पहले कितना था, 2, 1 को बढ़ा दो तो अब कितना हो गया, 3। तो अब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया बेटा 3 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। और बेटा यहां पे m में कितने केजी जोड़ दिया, 2 केजी जोड़ दिया हमने, क्योंकि यहां पे मास कितना हो गया, m प्लस 2 हो गया। हमसे पूछा ये m की वैल्यू निकालो। ये इक्वेशन कौन सी है बेटा, फर्स्ट। ये कौन सी है, सेकंड। इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, हम लोग लिख देते हैं स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? स्क्वायर करके क्या कर दिया, डिवाइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा बेटा 2/3 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो क्या बेटा, 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो गए, यहां पे क्या बचेगा, अच्छा देखो अंडर रूट के से रूट के भी कैंसल आउट हो गए, ऊपर बचेगा m, नीचे बचेगा m प्लस 2। क्लियर है? अब क्या कर दे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू m प्लस 2, 4 इंटू m प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे किसके बराबर आ गया बेटा, 9 इंटू m के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 8 इक्वल्स टू 9m के बराबर। तो 8 इक्वल्स टू बेटा 5m हो जाएगा, और यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, 8/5। 8/5 कितने टाइम्स चला जाएगा, देखो दैट इज 1.6 kg। तो हमारे पास इस m मास की वैल्यू आ गई बेटा, ये m मास कितना था, दिस m मास इज 1.6 kg। क्लियर है बच्चों? काफी आसान सा सवाल था, बढ़िया सवाल था। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पे हमारे पास स्प्रिंग होगी और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। क्लियर है? तो बेसिक जो कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारे 2 ही होंगे, दैट इज
सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है बेटा उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? सीरीज और पैरेलल आप पहले भी कई बार सुन चुके हो। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, मान लेते हैं कि ये वाली स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है दैट इज K1 और इसकी जो स्टिफनेस है दैट इज K2। क्लियर है? आपने अगर बेटा इस पे फोर्स लगाया F, तो बेटा यही फोर्स इसको एक्सटेंड करेगा आगे की तरफ और यही फोर्स ट्रांसफर कहां हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। मतलब दोनों स्प्रिंग में जो फोर्स ट्रांसफर होने वाली हैं वो सेम ट्रांसफर होने वाली है। मतलब जितना ही ये फोर्स रहेगा वो कहां बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा ही इसके पास आ रहा है और वही इसके पास आ रहा है। तो पहला पॉइंट लिख सकता हूं बेटा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो हम ऐसे पहचानेंगे जब हम उसे डिस्प्लेस कर देंगे। तो अगर फोर्स दोनों पे लगने वाली सेम है तो वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं, इफ फोर्स इज सेम, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर? जैसे ही आप याद करो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आपने बचपन में क्वेश्चन करे होंगे कि जिसमें करंट सेम रहता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज, और जिसमें करंट डिफरेंट रहता है वो कौन सा रहता है, पैरेलल रहता है। ऐसे ही बेटा मैं फोर्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें हमारा फोर्स सेम रहेगा वो कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहता है स्प्रिंग का दैट इज डिफरेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि x इज डिफरेंट। क्लियर है इतनी बात? और इसका बेटा जब मैं इक्विवेलेंट लिखूंगा, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों स्प्रिंग को हटा करके मैं एक सिंगल स्प्रिंग का इस्तेमाल करूं और वो इन दोनों के बराबर इफेक्ट शो करे, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। क्लियर है? तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सर जैसा आपने करंट का रिलेशनशिप बताया है क्या उसी तरीके से याद करो, हम सीरीज रजिस्टर में पढ़ते थे कि इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। बेटा वो होता था रजिस्टर के टर्म्स में, पर क्या ये रजिस्टर है, ये तो क्या है, स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग के केस में सीरीज के कॉम्बिनेशन में आएगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। क्लियर है? अब आते हैं बेटा हम लोग पैरेलल पे। पैरेलल की कहानी सुनो। अगर बेटा इसकी स्टिफनेस को K1 और इसको क्या बोल देता हूं बेटा K2, अगर मैं बेटा इस ब्लॉक को यहां से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दूंगा और ये डब्बा यहां पर आ जाएगा, तो बेटा इन दोनों स्प्रिंग के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, बट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा होगा बेटा K1x और नीचे क्या लग रहा होगा यहां पे, दैट इज K2x। क्लियर है? तो यहां पे क्या आएगा, पहला पॉइंट कि बेटा यहां पे फोर्स इज डिफरेंट। फोर्स क्या है बेटा, डिफरेंट है। जब भी आपको डिफरेंट फोर्स दिखेगी, फोर्स की वैल्यू अलग अलग दिख रही होगी, मतलब वो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल। और सेकंड पॉइंट है x इज सेम। क्लियर है? दोनों में अपोजिट होता है। यहां पे बेटा फोर्स सेम रहती है, x डिफरेंट रहता है, यहां पे फोर्स डिफरेंट रहती है और x सेम रहता है। क्लियर है? इसका k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा k इक्विवेलेंट की वैल्यू दैट इज K1 प्लस K2 के बराबर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। जैसे इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, आप यहां पे देखना, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, K1 K2। तो यहां पे लिख सकता हूं 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, नीचे क्या आ गया बेटा K1 इंटू K2, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा K1 प्लस K2। क्लियर है? तो K इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं,
ऊपर बेटा आ जाएगा, ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, तो K1 इंटू K2 हो गया डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। क्लियर है? हम लोग बेटा ये वाला फॉर्मूला सीरीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लियर है? बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है इससे थोड़ा टाइम लगता है, एलसीएम लेना है, फिर प्लस करना है, डिवाइड करना है। हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे कब बेटा? जब हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये सीरीज और ये पैरेलल। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मान लो हमें ये कॉम्बिनेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके बताओ। क्या निकालना है हमें? के इक्विवेलेंट बताना है, इसका क्या होगा। देखो आप क्या करो बेटा, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन रही होगी। कौन सी पोजीशन रही होगी? मीन पोजीशन। इसको अगर बेटा मैं यहां पे x डिस्प्लेस कर देता हूं, ध्यान से सुनना, तो ये स्प्रिंग तो यहां को x कंप्रेस हो गई, और क्या बेटा ये वाली इधर को x एक्सटेंड हो जाएगी। तो मतलब जितना ये कंप्रेस होगा, जितना ये कंप्रेस होगा, क्या उतना ही ये एक्सटेंड होगा। अगर इन दोनों की वैल्यू बेटा, इसकी भी k दी गई है, इसकी भी k दी गई है, तो इस पे लगने वाला फोर्स F1 दैट इज kx, और इस पे लगने वाला फोर्स दैट इज ऑल्सो k इंटू एक्स। क्या बेटा दोनों फोर्सेस सेम हो गई या नहीं हो गई? अगर दोनों फोर्सेस सेम है दैट मींस ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां का जो k इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज k1 प्लस k2। बेटा दोनों को k बोला गया है, तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2k के बराबर आ जाएगा। दैट मींस कि हमारी ये जो स्प्रिंग है इसको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग आ जाएगी, ये हमारा क्या आ गया बेटा? मास, और इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया बेटा? 2k के बराबर आ गया। तो ये जो इफेक्ट शो कर रहा था वही सेम इफेक्ट ये भी शो करेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? m मास है, इसको आप k बोल दो, सब सेम है। क्लियर है? अब ये दोनों, अभी हमने देखा कि अगर बेटा इस पॉइंट से इधर को अगर मैं x डिफ्लेक्ट कर दूं, क्या कर दूं? इस पॉइंट से इसको x अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा, x अगर शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या बेटा इन दोनों पे लगने वाला जो x होगा या जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सर आपने यहां पे x खिसकाया, ये k है, तो पहली स्प्रिंग का क्या लगेगा? k इंटू एक्स, और दूसरी स्प्रिंग का भी क्या लगेगा? k इंटू एक्स। दोनों पे लगने वाली फोर्सेस कैसी हैं बेटा? एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है मतलब ये दोनों किस में आ गए बेटा? आपस में पैरेलल में आ गए। क्लियर है इतनी बात? और सेम अगर मैंने इसको x खिसकाया तो ये क्या बेटा? कंप्रेस हो जाएगा। इस कंप्रेस होने की वैल्यू भी k इंटू एक्स होगी, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? k इंटू एक्स। मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। क्लियर है इतनी बात? तो अब नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा हमारा डायग्राम बेटा। ये m मास है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बेटा k और k कितने हो गया? 2k हो गया। और ये भी आपने सर अभी बताया, क्योंकि इधर आपने x अगर खिसकाया तो ये उतना एक्सटेंड होगा और ये उतना कंप्रेस होगा। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये वैल्यू आ जाएगी 2k के बराबर। क्लियर है? सर ये तो सेम सिचुएशन बन गई जैसे यहां बनी थी। हमने कहा बिल्कुल हाँ, कि अगर बेटा आप इस पॉइंट से इसको x खिसकाओगे तो ये आगे को कितना खींचेगा? k इंटू एक्स, और ये उतना ही कंप्रेस हो जाएगा। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2k प्लस 2k दैट इज इक्वल्स टू 4k के बराबर। ये क्या आ गया हमारा? k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे बेटा मैं सेम
आपको टाइम पीरियड सिखाना चाहता हूं। अभी तो हमने के इक्विवेलेंट निकालना सीख लिया कि अलग अगर मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैं देखूंगा कैसे कि ये पैरेलल है, देखूंगा कैसे कि ये सीरीज में है, और जैसे ही वो देख लूंगा अब मैं बात करता हूं बेटा उसके टाइम पीरियड की। मान लो बेटा इसकी स्टिफनेस K1 है और इसकी स्टिफनेस कितनी है, K2 है। क्लियर है? ये अपनी कहां पे बेटा, इस पॉइंट पे, ये अपनी मेन पोजीशन पे है। क्लियर है? और अगर मैं यहां से इसको x खिसका देता हूं तो क्या ये बॉक्स इधर आ जाएगा और पीछे लगने वाली फोर्स कौन सी हो जाएंगी बेटा, K1 इंटू एक्स, और दूसरी फोर्स कौन सी हो जाएगी, K2 इंटू एक्स के बराबर। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा बेटा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पीछे की साइड लग रही है तो माइनस का K1 इंटू एक्स और माइनस का K2 इंटू एक्स के बराबर आ गया। क्लियर है? तो यहां पे एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का, क्या यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स के बराबर। और आपने सर पढ़ाया हुआ है कि एफ नेट को क्या लिख सकते हैं बेटा, एम ए लिख सकते हैं। तो m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस का K1 K2 इंटू एक्स। क्लियर है? अब क्या बेटा इस m को मैं नीचे भेज दूं तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस का K1 प्लस K2 अपॉन m इंटू एक्स। क्लियर है? और आप ध्यान से देखो बेटा ये चीज आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अब ये पूरा पार्ट किसका काम करेगा बेटा, ये काम करेगा ओमेगा स्क्वायर का। क्लियर है? दैट मींस a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, मतलब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, SHM कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, SHM, बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब अगर इसका बेटा टाइम पीरियड निकालना है तो ध्यान से देखो, क्या आप लोगों ने लिखा है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू K1 प्लस K2 अपॉन m के बराबर है। बेटा स्क्वायर को यहां पे भेज दो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन m के बराबर आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हो, t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अब बेटा ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा यहां पे बेटा, K1 प्लस K2 अपॉन m के बराबर। तो m ऊपर आ गया तो टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2। ये बेटा आपका क्या आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा इस तरीके से आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। अब यहां पे बेटा एक बहुत छोटी सी पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूं। क्या? बहुत छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूं। आप मुझे देखते ही साथ बताओ कि सर यहां पे देखो क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट थी तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन था सर, ये कॉम्बिनेशन तो हमारा पैरेलल था। कैसा था, पैरेलल। सर पैरेलल में जो हमारा के इक्विवेलेंट आपने अभी हमें सिखाया है तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है K1 प्लस K2 के बराबर। अरे हाँ या ना? ध्यान से देखो बेटा, क्या आपको ये वाली वैल्यू के इक्विवेलेंट जैसी नजर नहीं आ रही है? किसकी जैसी? के इक्विवेलेंट जैसी। तो अब हर बार यही करना आप कि आपको कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो स्प्रिंग में, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में, तो आप लिखेंगे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट। अब से आप हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करने वाले हो। ये डिफ्लेक्शन और ये SHM और ये सब प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप तो सीधे लिखो 2 पाई,
यहां पे जो मास है उसको लिखो और के इक्विवेलेंट निकालो और इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, और आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्विवेलेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? चलिए आगे चलते बेटा। अब हम लोग एक सवाल दिया गया, यहां पे आपसे क्या पूछा गया, टाइम पीरियड पूछा गया। क्लियर है? कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। तो आप क्या करोगे, यहां से इसको x खिसकाओगे और फिर सारी इक्वेशन लिखोगे क्या? नहीं सर, अब तो हम समझ गए हमें करना क्या है। क्या करना है जल्दी से बता दो। कि सर ये देखो, इन दोनों में सेम फोर्सेस लग रही होंगी, तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन तो आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। और पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया हमारा स्प्रिंग ऊपर वाला। क्लियर है? जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, के। और सर ये 2k और 2k क्या हो जाएगा टोटल, दैट इज इक्वल्स टू 4k के बराबर। क्लियर है? और ये हमारा क्या आ गया, यहां पे मास m आ गया। अब ये दोनों किस में बेटा, ये दोनों आपके पास आ गई हैं आप सीरीज में। क्लियर है? तो इसका के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सर आपने सिखाया के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2 के बराबर। तो यहां से के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, k1 इंटू k2 दैट इज k इंटू 4k अपॉन 4k प्लस k दैट इज 5k। तो बेटा ये k से ये k गुजर गए, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 4k अपॉन 5। क्लियर है? ये आपने क्या निकाल लिया, इस सिस्टम का बेटा के इक्विवेलेंट निकाल लिया है। अब बचा क्या, सर आपने अभी बता दिया हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट लिखना होता है। और यहां पे इक्विवेलेंट आ चुका है बेटा, वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m। के इक्विवेलेंट कितना है बेटा, दैट इज 4k अपॉन 5। तो 5 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5m अपॉन 4k। दिस इज योर आंसर। मुश्किल है क्या, बहुत आसान है बेटा, बस के इक्विवेलेंट निकालते जाओ, पहले सीरीज बताते जाओ और टाइम पीरियड में वैल्यू पुट करते जाओ। क्लियर है? चलिए आगे चलते। अब बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इसी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे आए हुए हैं। ये वाला बेटा 2004 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कहता है। हमसे सवाल कह रहा है बेटा, टू स्प्रिंग of spring constant K1 and K2 are joined in series। बेटा दो स्प्रिंग है जिसकी वैल्यू क्या है, K1 है और K2 है, उन्हें कैसा ज्वाइन किया गया है, सीरीज में ज्वाइन किया गया है। आपसे क्या पूछा है, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। बेटा के इक्विवेलेंट पूछा गया है, तो के इक्विवेलेंट आपको बता ही चुका हूं, यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। कहां से निकाला सर ये आपने, ये हम लोगों ने ये वाले फॉर्मूले से निकाला, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। देखो ऐसा सवाल आया था बेटा 2004 में। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मास m is suspended from a two coupled spring connected in series. The force constant of the spring is K1 and K2. The time period of the suspended mass is। टाइम पीरियड निकालना है बेटा, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको टाइम पीरियड बता ही दिया है। T इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट। क्लियर है? कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब तो आपको रट गया होगा कि के इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m
अपॉन K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो बेटा ये K1 और K2 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2 पाई रूट ऑफ K1 प्लस K2 इंटू M अपॉन K1 इंटू K2। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास M हैंग फ्रॉम अ 3 स्प्रिंग्स। बेटा ये M मास है और ये कितनी 3 स्प्रिंग से टंगा हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, हैविंग अ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के, तीनों का बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया गया है वो सेम दिया गया है, ठीक है। द मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज। इस मास को क्या किया हमने, थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दिया, तो आपसे टाइम पीरियड पूछा गया। यहां पे देखो बेटा टाइम पीरियड क्या मैं आपको सिखा चुका हूं कि T इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन के इक्विवेलेंट आने वाला है, यहां पे के इक्विवेलेंट आने वाला है, मतलब हमें पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। क्या आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये वाला K और ये वाला K आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, हमारा 2K के बराबर आ जाएगा। और ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, जो कि K होगा। क्लियर है। और यहां पे क्या मास लगा रहेगा, M मास जुड़ा होगा। अब ये दोनों आपस में किस में आ गए, अब ये दोनों आपस में आ गए हैं सीरीज में। तो अब अगर इसका K इक्विवेलेंट लिखूं, दैट इज K1 इंटू K2 अपॉन क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे कितना दिया गया है बेटा K इक्विवेलेंट, दैट इज 2K इंटू K अपॉन, बेटा ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3K, K से K गुजर गए, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2K अपॉन 3 आ रही है। क्लियर है। इसकी वैल्यू उठा करके यहां पे रख लो, तो यहां पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन 3, 2K अपॉन 3। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, 2K अपॉन 3 आ जाएगा। 3 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो टाइम पीरियड जो आएगा दैट इज 2 पाई रूट ऑफ 3M अपॉन K, 2K। ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हमारे ऑपरेटर साहब को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो इधर का 3 खा गए हैं बेटा, तो दिल पे मत लेना ये बात। यहां पे क्या होगा, ऊपर ऊपर ये हो जाएगा हमारा, दैट इज 3M आएगा। क्लियर है। तो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3M बाय 2 की हमारी वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, ठीक है। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि रखना हो तो जमीन भी उठा करके सर पे रख लो, रखना हो तो जमीन भी उठा करके सर पे रख लो। अगर चले हो तो ठहरने का नहीं, अगर चले हो तो ठहरने का नहीं। क्लियर है। तो पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।